नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार रोशन अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। हाँ जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारत की आज़ादी के लिए लड़ा गया संग्राम था। अंग्रेजी दासता से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय लोगों के द्वारा जो संग्राम किए गए, जो लड़ाई लड़ी गई, उसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यह स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न चरणों से होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचा। मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1885 से 1947 ईस्वी तक चला। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कार्यकाल 1885 से 1947 बताया जाता है, लेकिन भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की शुरुआत 1757 की प्लासी की लड़ाई से ही हो चुका था और 1856 आते आते अंग्रेजों ने भारत पर, या कहें संपूर्ण भारत पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था। भारत एक राष्ट्र के तौर पर विश्व मानचित्र पर सामने नहीं आया था, या कहें तो भारत जो है एक राष्ट्र के तौर पर तो 1947 में सामने आया, लेकिन राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वह जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभर कर सामने आया। 1857 का विद्रोह जिस समय हुआ, उस समय भारत में राष्ट्रवाद के उदय का बीजारोपण हुआ था, या कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। जो भी विद्रोह कर रहे थे 1857 में, वह अपने क्षेत्र या अपने फायदे के लिए कर रहे थे। भारत की आज़ादी उन लोगों का लक्ष्य नहीं था। लेकिन इसी दौरान छोटी बड़ी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसमें संपूर्ण पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से 72 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक राष्ट्रीय संगठन की नींव रखी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और यहीं से भारत में राष्ट्रवाद की झलक जो है वो दिखाई देने लगती है। इसलिए 1885 से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई उसे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते हैं, या हम नहीं, या सीधा कहें तो इतिहासकार जो हैं उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते हैं। हाँ, इसे स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि कह सकते हैं, क्योंकि यही सब आगे चलकर भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण सिद्ध हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये सारे के सारे कारण जो है वो अंग्रेजी शासन में निहित था, जिसमें पहला भारत को एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक सूत्र में बांधना या पिरोना, संचार व्यवस्था और यातायात के आधुनिक साधनों का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रसार होना, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति ने भारतीयों को एकजुट करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। साथ ही साथ बौद्धिक जागरण,
प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास, ब्रिटिश सरकार की कुछ प्रतिक्रियावादी कार्य और कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, जिसमें जो है अफ्रीका के 2 देशों द्वारा जो है वो इटली का पराजय, फिर आप लोगों का जो है वो जापान के द्वारा रसिया का पराजय, है ना। इससे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उससे भी पहले फ्रांसीसी क्रांति, सबके विचार जो है वो भारत में आकर राष्ट्रवाद की नींव रखने में मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा था। राष्ट्रवाद, थोड़ी सी बात अगर हम यहाँ राष्ट्रवाद की कर लें तो कह सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ हम कह दें कि राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रीय चेतना के उदय को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात हम करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक था। दूसरा उग्रवादी चरण, जो कि 1905 से 1919 ईस्वी तक माना जाता है। और तीसरा गांधी युग, जो कि 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक माना जाता है। हम बारी बारी से स्वतंत्रता संग्राम के इन तीनों चरणों पर संक्षेप में बात करने का प्रयास करते हैं। पहला उदारवादी चरण। उदारवादी चरण को जो है उसे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कहा जाता है। इस दौर में कांग्रेस पर सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों का वर्चस्व रहा। इस समय के नेताओं को उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता था, क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय, प्रतिवेदनों, भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांगे प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा था। इस समय के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, WC बनर्जी आदि थे। उदारवादियों की या नरमपंथियों की जो मांग थी अंग्रेजों के से, वो थी विधायी परिषदों में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाया जाए, भारत परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की जाए, सेना के खर्च में कमी की जाए, उच्च सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण किया जाए, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी किया जाए, साथ ही न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाए, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का भरोसा दिया जाए, आर्थिक सुधार किए जाए, किसानों को शोषण से मुक्ति दी जाए आदि महत्वपूर्ण मांगे उदारवादियों की थी। लेकिन उदारवादियों की ये नीतियां, अनुनय विनय, प्रतिवेदन, भाषण, इसे जो है कुछ लोग भीख मांगने की संज्ञा देते थे या याचना करने की संज्ञा देते थे, जिसके कारण जो है वो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आई जो भारत में उग्रवादी विचारधारा को सामने लाने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। उग्रवादी चरण, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण माना जाता है, इस दौर विचारधारा वाले लोग स्वदेशी और बहिष्कार के साथ साथ जुलूस, हड़ताल, राष्ट्रीय शिक्षा आदि को इन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र बनाकर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया। इस दौर के प्रमुख नेता लाल बाल पाल थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ऐसे अरविंद घोष का भी नाम इस चरण में लिया जाता है। इसमें बाल गंगाधर तिलक का कहना था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।
अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी सोच और कार्य ने इस चरण में राष्ट्रवाद का तेजी से प्रसार किया। राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। बंग भंग आंदोलन ने उग्रवादी विचारधारा का काफी किया, जिससे नरमपंथी विचलित हो गए। तत्पश्चात 1907 में सूरत में कांग्रेस दो भागों में बट गया, उदारवादी और उग्रवादी। इसके बाद काफी समय तक राष्ट्रीय आंदोलन शिथिल रहा, लेकिन आगे चलकर जो है वो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और भी बहुत सारे लोगों की मदद से 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ और कांग्रेस के दोनों धड़े जो है वो एक मंच पर आ गए। इससे पहले कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण पर बात करें, उससे पहले हम यहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच जो अंतर है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, उसे आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। गांधी युग, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण माना जाता है, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के दोनों धड़ा एक बार फिर से एक मंच पर आ गए, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसी समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्षितिज पर एक नया सितारा चमकने के लिए तैयार हो रहे थे, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चंपारण, अहमदाबाद और आंदोलनों ने गांधी जी को भारत में लोकप्रिय कर दिया। इसके पश्चात 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। इससे पहले ही 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया था। इसी दौरान कुछ क्रांतिकारी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। कई संवैधानिक सुधार किए गए, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है अपने गति में आगे बढ़ता रहा। इस चरण में सत्य और अहिंसा का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। सभी वर्ग के लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंततः 1947 में भारत को अंग्रेजों ने विभाजन का जख्म देकर आजाद कर दिया। इस समय इस चरण में गांधी जी के अलावे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद आदि महत्वपूर्ण नेता थे। तो इस तरह से जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने विभिन्न चरणों से होकर गुजरा और एक जो है वो नए राष्ट्र का निर्माण किया, जो कि 1947 में विश्व मानचित्र पर अपनी जगह को स्थापित किया। ऐसे तो कह सकते हैं कि भारत सदियों से, प्राचीन काल से ही अपने अस्तित्व को बनाए हुए था, लेकिन एक स्वतंत्र संप्रभु है ना राष्ट्र के तौर पर जो है भारत 1947 में विश्व मानचित्र पर अपना जगह बनाया। धन्यवाद।